नाव आ जाती है। आप लोग घबराइए मत, एक एक करके नाव में आइए, हमें अभी और भी चक्कर लगाने हैं। रामू, शंभू और उनके परिवार को नाव में लाकर लाइफ जैकेट पहनाकर बैठा लिया जाता है। साहब, मेरी वो दो जो भैंसें और गाय है ना, वो घर के पीछे फंसी, उनके गले में रस्सी बंधी है, वो डूब जाएंगी, मुझे उन्हें भी ले जाना है। देखिए भाई साहब, अभी हमारी प्राथमिकता इंसानों को बचाना है, हम जानवरों को बाद में निकालेंगे, अभी आप चुपचाप बैठिए। रेस्क्यू टीम रामू और शंभू को लेकर वहां से सुरक्षित जगह की तरफ निकल जाती है। माँ, वो लोग तो चले गए, हमारा क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। अरे रागिनी कहाँ है? वो तो अभी यहीं खड़ी थी। वो नीचे कमरे में कुछ लेने गई है। तभी वो रेस्क्यू नाव दोबारा आ जाती है। आप लोग जल्दी से नीचे आइए, पानी का स्तर और बढ़ रहा है। रेस्क्यू वाले सुमित्रा जी, काजल और रघुनाथ जी को नाव में बिठा लेते हैं। अरे साहब रुकिए, मेरी छोटी बहू अंदर कमरे में है, वो पेट से है, उसे भी बुलाइए। माता जी, आपका घर निचले हिस्से में है, पीछे से नदी का पानी बहुत तेज रफ्तार से आ रहा है, ये नाव छोटी और इससे ज्यादा वजन नहीं सह सकती। हम आपको कैंप छोड़कर तुरंत एक बड़ी नाव लेकर आपकी बहू को लेने आएंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बहू के बिना नहीं जाऊंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर नाव पलट गई तो आप सब डूब जाएंगे। चलिए। रेस्क्यू टीम सुमित्रा, रघुनाथ जी और काजल को लेकर आगे बढ़ जाती है। वो उन्हें गांव के बाहर एक ऊंची जगह जहां शिविर बना हुआ था वहां ले आते हैं। साहब, मेरी बहू को ले आइए, वो वहाँ अकेली है। माता जी, हम कोशिश कर रहे हैं, पर जिस इलाके में आपका घर है वहाँ पानी बहुत गहरा हो गया है, हमारी नाव वहाँ नहीं जा पा रही है। हमें पहले उन लोगों को बचाना है जो डूब रहे हैं, हम आपकी बहू को भी ले आएंगे, आप हौसला रखिए। रेस्क्यू टीम दूसरी तरफ चली जाती है। अरे नहीं, मैं अपनी बेटी जैसी बहू को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, वो लोग नहीं जा रहे तो क्या मैं जाऊंगा। रघुनाथ जी एक छोटी सी नाव को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। रघुनाथ जी जल्दी जल्दी नाव चला रहे थे, तभी वो देखते हैं कि एक आदमी पानी में बह रहा है और डूबने से बचने के लिए हाथ पैर छटपटा रहा है। अरे घबराओ मत भाई, ये रस्सी पकड़ो। रघुनाथ जी अपनी नाव से एक रस्सी फेंकते हैं। वो आदमी रस्सी पकड़कर किसी तरह नाव पे चढ़ जाता है, लेकिन तभी पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और वो छोटी सी नाव एक पेड़ से टकरा जाती है और रघुनाथ जी को चोट लग जाती है। अरे छोटी बहू, रागिनी कहाँ है तू बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे नहीं बचा पाया। वो आदमी भी उसे नाव के साथ डूब जाता है। वहीं छत के एक कोने में रागिनी सिकुड़ कर बैठी हुई होती है। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। जेठानी जी, कहाँ हैं आप? आपने कहा था ना कि अगर मैं फंसी तो आप मुझे बचाने आएंगी। जेठानी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज आ जाइए। रागिनी बहुत ज्यादा डर रही थी, बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उधर सुधा अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसे सावित्री से सब कुछ पता चलता है और वो अपने घर से बाहर आती है। मैं अपनी रागिनी को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे बचा लूंगी। तभी सूरज का कॉल आता है। मैं गांव जा रही हूँ, मेरी देवरानी और बाबूजी वहाँ मौत के मुंह में हैं। अरे तू पागल हो गई है, वहाँ बाढ़ आई है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, वहाँ जाना मौत के मुंह में जाना है, तुम वहाँ मत जाओ, रेस्क्यू टीम जा रही है ना। औरत हूँ, क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? जब परिवार पर मौत मंडरा रही हो ना, तो एक औरत चंडी बन सकती है। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बाढ़ में फंसी अपनी देवरानी को बचा लाऊंगी। सुधा बस स्टैंड पहुंचती है और बस में बैठकर अपने गांव की तरफ निकल जाती है। बस गांव में नहीं पहुंची थी, उससे पहले ही बस रुक जाती है। अरे बस मैडम, इससे आगे बस नहीं जाएगी, आगे का पुल डूब गया है, आप यहीं उतर जाइए। भैया प्लीज, मुझे गांव जाना बहुत जरूरी है, मेरा परिवार फंसा है। मैं पागल थोड़े हूँ जो बाढ़ में बस घुसा दूंगा, अरे मुझे अपनी जान प्यारी है, उतरो जल्दी। सुधा मजबूरी में उतर जाती है। वो काफी देर तक हाईवे पर गाड़ियां रोकती है, पर बाढ़ के डर से कोई नहीं रुकता। कोई बात नहीं, अगर गाड़ियां नहीं जाएंगी तो मैं पैदल जाऊंगी, पर जाऊंगी जरूर। सुधा हाईवे पर पैदल चलना शुरू कर देती है और वो काफी दूर तक पैदल चलती है। ऐसे तो मैं कल तक गांव नहीं पहुंच पाऊंगी। हाँ, सूरज ने एक बार बताया था कि हाईवे के बगल वाले इन खेतों से होकर एक शॉर्टकट रास्ता है, मैं उसी रास्ते से जाती हूँ। सुधा खेत में चलना स्टार्ट कर देती है। चलते चलते अचानक सुधा की चप्पल टूट जाती है। सुधा गुस्से में चप्पल फेंक देती है और नंगे पैर चलने लगती है। मुझे जल्दी ही रागिनी के पास पहुंचना होगा, पता नहीं रागिनी किस हाल में होगी, ये भगवान उसका ध्यान रखना। तब चलते चलते सुधा के पैर में कांच चुभ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लेकिन सुधा हार नहीं मानती। वो अपने हाथों से उस कांच के टुकड़े को पैर से खींचकर निकालती है। फिर वो अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ती है और उसे अपने घाव पर कसकर बांध लेती है। चाहे पैर कट जाए, मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मेरी रागिनी मेरा इंतजार कर रही है। सुधा फिर से जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर देती है। तभी अचानक रास्ते में वो एक दलदल में फंस जाती है और वो उसके अंदर डूबने लगती है। बचाओ, कोई है?
वो जितना हाथ पैर मार रही थी उतना ही कीचड़ में धंसती जा रही थी। सुधा शांत हो जा, झटपटा मत, शांत। सुधा हिलना बंद कर देती है। वो चारों तरफ देखती है, तभी उसे एक मजबूत पेड़ की लटकती हुई एक पुरानी बेल दिखती है। सुधा अपनी पूरी ताकत लगाती है, उस बेल को पकड़ती है और दलदल से बाहर आ जाती है। रागिनी तू फिक्र मत कर, कुछ भी हो जाए मैं तुझे बचा कर रहूंगी। आ रही है तेरी जेठानी तुझे बचाने के लिए। सुधा जैसे तैसे गांव पहुंच जाती है। सुधा के कपड़े बहुत बिगड़ चुके थे। तभी वो देखती है कि रेस्क्यू वालों ने गांव के अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। भैया प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा परिवार अंदर फंसा है, मेरी देवरानी पेट से है। मैडम आप पागल हो गई हैं क्या? अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है और जिस इलाके की आप बात कर रही हैं वो बहुत गहरा पानी है। ऊपर से कुछ गांव वालों ने बताया कि वहां बाढ़ में पानी में मगरमच्छ जैसे जंगली जानवर भी आ गए हैं। आपका अंदर जाना मतलब सीधी मौत है। तो क्या मैं अपने परिवार को वहाँ मरने के लिए छोड़ दूं? आप लोग तो अभी दूसरे लोगों को निकाल रहे हैं ना, तब तक मेरी देवरानी का क्या होगा? हटो मेरे सामने से। देखिए मैडम हम अपना काम कर रहे हैं, हम आपकी देवरानी को बचा लाएंगे, पर आप अंदर नहीं जा सकती। सुधा पीछे हो जाती है। तभी सुमित्रा जी और काजल भी वहाँ आती हैं। माँ जी, काजल, सुधा बेटी तो आ गई। हे भगवान ये क्या हालत बना ली तूने अपनी। पर बेटी हम लुट गए। तेरे बाबूजी रागिनी को बचाने वापस उसी बाढ़ में चले गए हैं और अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाभी कुछ कीजिए ना, रेस्क्यू वाले भी अभी नहीं जा रहे। बाबूजी और रागिनी भाभी वहाँ अकेले हैं। आप रोना बंद कीजिए माँ जी, मैं आ गई हूँ ना। मैं अपनी रागिनी और बाबूजी को वापस लाऊंगी। भाभी अगर आपको अंदर जाना ही है ना तो सामने से मत जाओ। वो जो पीछे पुराना शिव मंदिर है ना, वहाँ से रेस्क्यू वालों ने बैरिकेड नहीं लगाया है। आप वहाँ से गांव में जा सकती हो, पर भाभी अपना ध्यान रखना। तू फिक्र मत कर काजल। सुधा काजल के बताए हुए रास्ते से गांव के अंदर जाने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि नाव लेकर खड़ा हुआ था। भैया मुझे आपकी ये नाव चाहिए, मुझे अपने परिवार को बचाना है। मैं ये नाव आपको नहीं दे सकता और आप भी यहाँ मत जाइए। पानी बहुत तेज है, जानवर भी है, आप जिंदा वापस नहीं आ पाएंगी। और अगर आपको ये नाव चाहिए तो बदले में मुझे कुछ पैसे देने होंगे, तभी मैं ये नाव दूंगा। तुम इसी आपदा में धंधा कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बोलो कितना पैसा चाहिए? मैं कोई धंधा नहीं कर रहा। मेरी खुद की 5 साल की बेटी बाढ़ के गंदे पानी से बीमार होकर उस राहत कैंप में पड़ी है। उसे तेज बुखार है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैं नाव किसी शहर वाले को बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहता हूँ। मैं मजबूर हूँ। सुधा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसे अपना एक कंगन दे देती है। मुझे माफ करना, ये मेरा सोने का कंगन है। इसे बेचकर तुम अपनी बेटी का इलाज किसी बहुत अच्छे अस्पताल में करवाना और ये नाव मुझे दे दो। आप तो साक्षात देवी हैं, भगवान आपकी रक्षा करे। सुधा नाव लेकर जल्दी से घर की तरफ बढ़ जाती है। तभी एक पेड़ के एक किनारे उसे रघुनाथ जी घायल हालत में मिलते हैं। वो डूब रहे थे और उस पेड़ को पकड़े हुए थे। बाबूजी! सुधा जल्दी से नाव को पेड़ के पास ले जाती है और पूरी ताकत लगाकर रघुनाथ जी को पानी से खींचकर नाव में बिठा लेती है। बाबूजी आंखें खोलिए, मैं आ गई हूँ। आपकी बड़ी बहू रागिनी कहाँ है बाबूजी? सुधा वो ऊपर छत पर है, उसे बचा ले। सुधा नाव को घर की छत के पास ले जाती है और सुधा एक रस्सी को छत पर ऊपर फेंकती है और उसी रस्सी के सहारे छत पर आ जाती है। छत के एक कोने में रागिनी बैठी हुई थी जो डरी हुई थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। रागिनी तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? जेठानी जी आप आ गई, मुझे पता था आप जरूर आएंगी। मुझे बहुत डर लग रहा था जेठानी जी। जब तक तेरी ये जेठानी जिंदा है ना, यमराज भी तुझे हाथ नहीं लगा सकता। चल उठ, बाबूजी नीचे नाव में है। सुधा बहुत सावधानी से रागिनी को रस्सी और सीढ़ी के सहारे नीचे नाव में उतारती है। नाव में बैठकर सुधा जल्दी से नाव चलाना स्टार्ट कर देती है। सुधा बेटी रुक, वो देख शंभू की वो दोनों भैंसे और गाय वो बंधी है और पानी उनके मुंह तक आ गया है। बेचारी डूब रही है। शंभू रो रहा था उनके लिए। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। सुधा नाव को गायों के पास ले जाती है। वो बिना डरे पानी में छलांग लगाती है। वो तैरकर गाय भैंसों के पास जाती है, उनकी रस्सियां खोलती है और उन्हें एक लंबी रस्सी से नाव के पीछे बांध देती है ताकि वो नाव के साथ तैर सके। जेठानी जी जल्दी नाव में आइए, वो देखिए। सुधा पलट कर देखती है, पानी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसी की तरफ आ रहा था। हे भगवान! सुधा नाव में आकर जल्दी जल्दी नाव चलाना स्टार्ट कर देती है। मगरमच्छ नाव का पीछा कर रहा था। अचानक वो मगरमच्छ नाव के पिछले हिस्से पर एक जोरदार टक्कर मारता है। नाव की लकड़ी चटक जाती है और नाव में तेजी से पानी भरने लगता है। हे राम, नाव टूट गई। अब हम सब डूब जाएंगे। ये मगरमच्छ हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाबूजी पैनिक मत कीजिए,
आप किसी कपड़े से इस छेद को बंद करने की कोशिश कीजिए, वो देखिए। सुधा चारों तरफ देखती है, तभी उसे दूर एक मोटर बोट दिखाई देती है। बाबूजी, सामने जो वो 2 मंजिला घर है ना, वहाँ रेस्क्यू टीम वालों की एक बड़ी वाली मोटर बोट फंसी हुई है, मुझे वो लानी होगी। बेटी पागल मत बन, वो जगह बहुत गहरी है और घर भी गिर रही है, तू वहां नहीं जाएगी। बाबूजी, अगर मैं नहीं गई तो हम तीनों इसी नाव में मर जाएंगे। आप रागिनी को संभालिए। सुधा गहरे पानी में कूद जाती है और वो तैर कर सुधा किसी तरह नाव को रघुनाथ जी और रागिनी के पास ले जाती है। सब जल्दी से उस बड़ी नाव में शिफ्ट होते हैं और गाय भैंसों की रस्सी भी उस नाव से बांध देते हैं। भगवान